Hello, good morning. और टुडे आवर चैप्टर्स टॉपिक्स नेम पावर शेयरिंग। आज हमारे टॉपिक का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से शक्तियों का बंटवारा करने से तनावपूर्ण माहौल कम किए जा सकते हैं। जब हम इसी तरह इस चैप्टर में दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग करने से वहाँ तनाव का माहौल कम हो गया और एक दूसरी कंट्री जहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं किए जाने से तनावपूर्ण स्थिति बने रहे, टेंटलाइजिंग सिचुएशन बने रहे, सिविल वॉर शुरू हो गए। तो हम लोग इसी के बारे में शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में सबसे पहले देखें कि यह बेल्जियम कंट्री है। ये सबसे पहले हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम we should know about the definition of power sharing. Power sharing होते क्या है? Power sharing is a system. Power sharing of a system of political arrangement in which powers are shared between various organs of government, between various of level of government. So पावर शेयरिंग का ये मतलब है कि जब सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों जैसे लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में, स्थानीय सरकार के बीच में होते हैं, वह सत्ता की साझेदारी कहलाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि यहाँ की जातीय बनावट के बारे में। इथनिक इथनिक क्या होता है? इथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब इसका ये मतलब क्या कहा जा सकता है कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। बेल्जियम के बारे में देखें तो यहाँ 59% डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन 1% बोलने वाले। जो आप जब बेल्जियम के मैप में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर से यहाँ डच भाषा बोलने वाले हैं, यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। बेल्जियम कैपिटल ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रुसेल्स है, जहाँ पर 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। अगर देखा जाए तो मेजोरिटी में डच भाषा बोलने वाले हैं, तब तो इन्हीं की सरकार बनाई जानी चाहिए। लेकिन सदियों से फ्रेंच ज़्यादा ताकतवर माइनॉरिटी में होते हुए भी ज़्यादा ताकतवर रहे और ज़्यादा धनी रहे। डच इनको टॉलरेट नहीं कर पाए। डच चाह उनका भी डिमांड था कि उन्हें भी एजुकेशन में पॉलिटिकल एजुकेशन में बेनिफिट दिया जाए, पॉलिटिकल राइट दिए जाए और इस तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटी में, दोनों समुदाय में। तो यह फैसला किया गया कि क्यों ना संविधान में कुछ और भी सत्ता की साझेदारी की जाए, केंद्र में भी, राज्य में भी और स्थानीय लेवल पे भी। तो इसमें यह बतलाया गया है कि केंद्र में क्या, तो केंद्र से सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में जो बेल्जियम के संविधान में जो ऐड किया गया, उसमें संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान हुआ कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या इक्वल रहेगी। दूसरा प्रावधान दिया गया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों को राज्य सरकार को दिया गया। तीसरी बात रही कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग के साथ साथ डच स्पीकिंग दोनों बराबरी पर सत्ता की साझेदारी करेंगे, साझेदारी कर सरकार चलाएंगे। और चौथा महत्वपूर्ण बात जो फोर्थ प्रावधान रखा गया, वो ये था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, उनका चुनाव करते हैं। इसमें यह कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट
कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज जैसे मसलों पर फैसले ले सकते हैं। तो हमने यह देखा बेल्जियम के बारे में, अब श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो उसी तरह से 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया। यहाँ पर सिंगल कम्युनिटी के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सवाल ये उठता है कि श्रीलंका में क्या जातीय बनावट है, इतनी कंपोजिशन। यहाँ पर 74% सिर्फ सिंहल बोलने वाले हैं, 18% तमिल। तमिल दो तरह के हैं, श्रीलंकन तमिल जो नेटिव हैं, श्रीलंका के नेटिव हैं, वो श्रीलंकन तमिल, इनका परसेंटेज 13% और इंडियन तमिल 5%। इंडियन तमिल इसलिए कहा गया है क्योंकि अंग्रेज प्लांटेशन के लिए तमिलों को श्रीलंका में मजदूरी कराने के लिए ले गए थे। ये तमिल मजदूर वहीं पर बस गए थे, तो ये इंडियन तमिल कहे गए। ये इनका 5% है। सवाल उठता है कि जब यहाँ तमिल तो वो इंडियन तमिल 5% है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, खासकर सिंगल भाषी लोग मोस्टली बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई भी हैं जो 7% हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो सिंहल और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। यहाँ पर यह भी बात बतलाई गई है, अभी मैंने आपको बताया कि श्रीलंका जब 1948 में आजाद हुआ तो सिंघल डोमिनेट करना चाहे, और 1956 में तो कानून भी पास कर दिया गया और तमिल को एकदम नेग्लेक्ट करते हुए सिंघल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट जॉब, सभी जगह सिंघल को प्रायोरिटी दी गई। नतीजा ये हुआ कि तमिल काफी अधिक नाराज हो गए। उनके डिमांड थे, उनका डिमांड ये था कि उनको भी तमिल भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं घोषित किया जाए, बल्कि गवर्नमेंट जॉब से लेकर हर तरह के फैसिलिटी जो सिंघल को दिए जा रहे हैं वो दिए जाएं। उनका तमिलों का यह भी डिमांड था कि जो इंडिपेंडेंट तमिल ईलम जो श्रीलंका के बिल्कुल ये श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे तमिल इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट बनाए जाए। गवर्नमेंट जॉब में उनको भी प्रायोरिटी दी जाए, एजुकेशन में उनको प्रायोरिटी दी जाए। तो कहने का यह मतलब है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इतनी कम कम्युनिटीज हैं, से इंडियन तमिल से लेकर ये इंडियन तमिल है, ये श्रीलंकन तमिल है, और ये जितनी मेजर पार्ट आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी सिंहल हैं। तो इस तरह से हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं।